तो आज का जो टॉपिक हमें देखना है वो है सिंपल रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल विथ इवेपोरेटर। तो पिछली बार हम लोगों ने ये सिंपल रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल देखा था, जिसमें कि यहाँ से एयर अंदर आता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एयर अंदर आता है, ये एम्बिएंट है, और ये एयर यहाँ आके रैमिंग इफेक्ट होता है। रैमिंग इफेक्ट मतलब इसका प्रेशर इंक्रीज होता है। उसके बाद ये कंप्रेसर पे जाता है, ये आपका मेन कंप्रेसर है, एमसी है ना, मेन कंप्रेसर में जाता है। और इसके बाद इसका कंप्रेशन होता है, इसके बाद इसका कंप्रेशन होता है और ये कंप्रेस एयर इस तरफ से यहाँ आता है और यहाँ से होके ये चला जाता है आपके इस कूलिंग चैम्बर में। ये आपका कूलिंग चैम्बर है, जिसको हम सीसी कह रहे हैं, कूलिंग चैम्बर सीसी। और इस कूलिंग चैम्बर में ये ठंडा होता है और उसके बाद ये कूलिंग चैम्बर से निकल के हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार इस यहाँ से निकल के ये सीधा चला जाता था आपके इस एक्सपेंडर टरबाइन में। ये आपका एक्सपेंडर टरबाइन है, तो ये एक्सपेंडर है, तो ईटी में लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद फिर ये चला जाता था आपके केबिन में। तो बेसिकली दिस इज योर केबिन, है ना। तो ये प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी तक, और इसका हमने पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम भी देखी, और इसके लिए हमने सीओपी भी कैलकुलेट कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी सिंपल रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल में स्लाइट मॉडिफिकेशन हम करेंगे, और वो कहलाता है सिंपल रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल विथ एक्सपेंडर, सॉरी विथ इवेपोरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विथ सेपरेट इवेपोरेटर। इफ यू नोटिस, अगर आप नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक अलग से चैम्बर बना रखा है। दिस सेपरेट चैम्बर इज कॉल्ड एज इवेपोरेटर। तो ये इवेपोरेटर एक अलग चैम्बर होता है। दिस इवेपोरेटर चैम्बर इज फिल्ड विद सम रेफ्रिजरेंट, अ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट। मैंने आपको बताया था कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में वी यूज एयर एज आर रेफ्रिजरेंट, लेकिन इस एयर के साथ साथ जब ये एयर कूलिंग चैम्बर, ये कूलिंग चैम्बर है, जब ये एयर कूलिंग चैम्बर में से होके गुजरेगा तो वहां से निकलने के बाद हम उस एयर को फिर से इस इवेपोरेटर में सप्लाई करेंगे। ये इवेपोरेटर जो है ये भरा हुआ एक अलग से सेपरेट रेफ्रिजरेंट से, और जनरली ये रेफ्रिजरेंट ईथर या कोई दूसरा ऐसा फ्लूइड होता है जो जल्दी इवेपोरेट हो सके। तो विदाउट even before sending the cold air from this cooling chamber to this expander turbine, in between we make that air to be passed from this evaporator. तो ये evaporator क्या करेगा, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में जो इवेपोरेटर का रोल होता है, सेम रोल इस इवेपोरेटर का भी होगा। जब ठंडी हवा यहाँ से इवेपोरेटर में से होके गुजरेगी तो ये इवेपोरेटर के अंदर का जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इस ठंडी हवा से में भी थोड़ी बहुत जो हीट बची होगी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड इवेपोरेट हो जाएगी, ये फ्लूइड इवेपोरेट हो जाएगा। और ये फ्लूइड इवेपोरेट होने से क्या होगा, ये जो ठंडी हवा इधर आ रही थी वो और थोड़ी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इन दैट केस जो हमें आउटपुट एयर मिलेगा वो पहले से ज्यादा ठंडक वाला, मतलब या ज्यादा ठंडा एयर हमें आउटपुट एयर के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद का प्रोसेस सेम एज प्रीवियस प्रोसेस है। उसके बाद ये जब यहाँ से निकलेगा तो इसको हम एक्सपेंडर में एक्सपेंड कराएंगे, और उसके बाद एक्सपेंडर में से हम इसको एयरक्राफ्ट के केबिन में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे एक बस छोटा सा मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि जो एयर पहले डायरेक्टली ये कूलिंग चैम्बर से निकल के सीधा एक्सपेंडर टरबाइन में जा रहा था, उसको हम बीच में एक इवेपोरेटर में से होकर गुजार रहे हैं, जहाँ पे एक इवेपोरेटिव फ्लूइड भरा हुआ है, और वो इवेपोरेटिव फ्लूइड उस गुजरने वाली हवा में से और थोड़ी हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसको पहले से ज्यादा ठंडा कर देता है। तो इन केस विद दिस सेपरेट इवेपोरेटर जो आपको आउटपुट एयर मिलेगा वो पहले से ज्यादा ठंडा आउटपुट एयर मिलेगा। अब इसको हम इसके टीएस डायग्राम में भी देख लेते हैं कि क्या चेंज आएगा। अभी ये जो टीएस डायग्राम अभी आपके सामने है वो विदाउट इवेपोरेटर वाला टीएस डायग्राम है, जब इवेपोरेटर नहीं लगा है। जब इवेपोरेटर नहीं लगा होता है तो ये 1 से 2 आपका रैमिंग प्रोसेस है ना, या इंडक्शन प्रोसेस है। 2 से 3 हम कंप्रेस कर रहे हैं मेन कंप्रेसर में। 3 से 4 मैं अगर लिख दूँ यहाँ
तो कैसा रहेगा, ये आपका 1 है पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, और ये 3 पॉइंट है, 3 है, और 3 से 4 ये 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट आपका डायरेक्टली 5th पॉइंट था, ये फिफ्थ पॉइंट था डायरेक्ट एक्सपेंडर के बाद वाला। तो अभी ये कंडीशन था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने बीच में एक इवेपोरेटर लगा दिया है। कहाँ पे इवेपोरेटर लगाया हमने, ये 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में हमने इवेपोरेटर लगा दिया। तो हमारा टीएस डायग्राम 1 2 3 4 तक तो सेम रहेगा, 4 और 5 के बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से 2 से 3 के बीच एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था, और 3 से 4 जब ये फ्लूइड निकल के 3 से 4 मतलब ये कूलिंग चैम्बर में से होके गुजर रहा था, तो ये ठंडा हो रहा है ना। तो ठंडा होने के बाद आउटपुट का जो हमें टेम्परेचर मिला वो T4 मिला था। अब जब हमने ठंडा होने के बाद भी इस फ्लूइड को इवेपोरेटर में से होके गुजारा है, तो ये थोड़ा और ठंडा हो जा रहा है। तो विथ इवेपोरेटर वाले केस में हमारा टीएस डायग्राम इस T4 में टर्मिनेट होने की बजाय ये और आगे की तरफ जाएगा इधर, और ये 4' में टर्मिनेट होगा। जिसका मतलब है कि ये 4 से 4' तक का जो कर्व है, ये कर्व आपको इवेपोरेटर में होने वाले कूलिंग को शो कर रहा है, जबकि 3 से 4 तक का जो कर्व है वो कूलिंग चैम्बर में होने वाले कूलिंग को शो कर रहा है। तो अगर ये कूलिंग इवेपोरेटर नहीं होता तो जो हमें एयर मिलता वो सिर्फ 3 से 4 तक ही ठंडा हुआ होता, लेकिन अगर हमने बीच में एक इवेपोरेटर भी लगा दिया तो अब एयर जो है वो 3 से 4 की बजाय 3 से 4' तक कूल हो रहा है, और आउटपुट एयर जो हमें मिल रहा है उसका टेम्परेचर है नाउ 4'। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह से 4 का जो टेम्परेचर है, 4 का टेम्परेचर 4' के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो ये आपका T4 है ना, 4 वाला पॉइंट, और ये आपका 4' है, ये 4' है। तो 4' इज वेल बिलो दिस T4। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इवेपोरेटर लगाने से हमें फाइनल आउटपुट का टेम्परेचर पहले से कम मिला है। अब क्या होगा, इवेपोरेटर के बाद जब ये इवेपोरेट हो गया, मतलब क्या इवेपोरेट हुआ, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट हो गया, उसके बाद जब ये एयर बाहर निकला तो अब ये पहले की तरह एक्सपेंडर टरबाइन में जाएगा और यहाँ इसका एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंडर टरबाइन में इस एयर का एक्सपेंशन जो है हम जानते हैं फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक होता है। तो 4 से ये पहले की तरह रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगा इस एक्सपेंडर टरबाइन में, और उस समय इसका टेम्परेचर फिर से और कम हो जाएगा, और ये अब हमें टेम्परेचर मिला ये 5'। तो 5' भी जो हमारा फाइनल आउटपुट टेम्परेचर पहले के केस में 5 था उससे नीचे मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो एयर ज़्यादा ठंडा हो गया। अब 5' के बाद ये एयर जब एयरक्राफ्ट केबिन में सर्कुलेट किया जाएगा तो 5' से लेके 5 के बीच तक ये एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड नहीं करेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा। पहले ये जब बिना इवेपोरेटर के सीधा इस एयरक्राफ्ट केबिन में आ रहा था तो ये हीट एब्जॉर्ब कर पा रहा था सिर्फ 5 से 6 तक, लेकिन अब इस कंडीशन में वो हीट एब्जॉर्ब कर पा रहा है 5' से लेके 6 तक। तो इन दिस केस आप देख सकते हो कि 5' से 6 तक मतलब ज़्यादा अमाउंट में वो हीट का एब्जॉर्प्शन कर पा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल विदाउट इवेपोरेटर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक एडिशनल इवेपोरेटर लगाना हमारे रेफ्रिजरेशन में, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में फ़ायदे का सौदा है, इज एडवांटेजेस, है ना। कई बार अगर एक चीज़ और मैं आपको आगे बता देता हूँ। अच्छा, उसके पहले आप लोग मुझे बताओ, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये डाउट आए, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। फोकस ऑन दिस रीजन, 4 से 4' वाले रीजन में आप फोकस करो। यहाँ पे 4 से 4' वाला रीजन कौन सा रीजन है, जब ये एयर इवेपोरेटर में से होके पास हो रहा था। अब जब ये एयर इवेपोरेटर में से होके पास हो रहा था तो वहाँ रेफ्रिजरेंट का इवेपोरेशन हो रहा है। अब हम जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है ना, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी होता है। तो जब भी किसी फ्लूइड का इवेपोरेशन होता है तो वो लेटेंट हीट रिलीज करता है।
तो जब लेटेंट हीट रिलीज करेगा या लेटेंट हीट जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उस समय उसका टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि 4 से 4' तक के बीच का जो कर्व है वो कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व क्यों नहीं, यहाँ टेम्परेचर कम होता हुआ क्यों दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे फ्लूइड का इवेपोरेशन हो रहा है 4 से 4' के बीच में। तो दिस रीजन ऑफ TS डायग्राम इज नॉट शोइंग कांस्टेंट टेम्परेचर इवन व्हेन देयर इज इवेपोरेशन इन्वॉल्व्ड इन द इवेपोरेटर। व्हाई? तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में कई बार आ सकता है। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो इवेपोरेशन हो रहा है फ्लूइड का वो रेफ्रिजरेंट वाले फ्लूइड का इवेपोरेशन हो रहा है ना, और ये TS डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं एयर के लिए। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, क्योंकि ये TS डायग्राम जो ड्रॉ किया गया है ये एयर के लिए ड्रॉ किया गया। पिछली बार हमारा रेफ्रिजरेंट जो था इस पूरे साइकिल के लिए वो प्योर एयर था। तो 1 से 2 तक एयर का इंडक्शन हुआ, 2 से 3 तक एयर का कंप्रेशन हुआ, 3 से 4 तक एयर की कूलिंग की गई। तो ये द होल TS डायग्राम दैट इज शोन हियर इज डेडिकेटेडली फॉर एयर ओनली। इस TS डायग्राम में कहीं पे भी उस रेफ्रिजरेंट को जगह नहीं दिया गया है जो इस इवेपोरेटर के अंदर भरा गया। द रेफ्रिजरेंट विच इज फिल्ड इनसाइड दिस इवेपोरेटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट विच इज कॉजिंग द कूलिंग, आई मीन फ्रॉम एयर। तो ये इवेपोरेटर के अंदर का रेफ्रिजरेंट अलग है एयर से, और ये TS डायग्राम चूंकि सिर्फ एयर के लिए ड्रॉ किया गया है, इस रेफ्रिजरेंट के लिए नहीं ड्रॉ किया गया है, इसलिए 4 से 4' तक का ये जो कर्व है ये कांस्टेंट टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइट डिक्लिनेशन है, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर शो कर रहा है। अगर हम इस रेफ्रिजरेंट के लिए ऑरेंज कलर वाले रेफ्रिजरेंट के लिए अलग से हम TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हम शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये डाउट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू दिस, हाउ मच मास ऑफ इवेपोरेटिव फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ठंडा करने के लिए कितना एयर हमें चाहिए, मास ऑफ एयर। अब ये इवेपोरेटर तो हमने बीच में लगा दिया, इस इवेपोरेटर के अंदर कितना इवेपोरेटिव फ्लूइड भरना है, कितना मास भरना है, तो वो निकालने के लिए सिंपल तरीका है QE × T/HFG। तो वेयर दिस QE इज द हीट टू बी रिमूव्ड इन इवेपोरेशन, मतलब कितना रेफ्रिजरेंट आपको इवेपोरेटर के अंदर भरना है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, आप इवेपोरेटर में कितना एडिशनल ठंडक चाहते हो, कितनी एडिशनल कूलिंग चाहते हैं। जैसे हमने अभी 4 से 4' तक इतना एडिशनल कूलिंग अचीव किया है। अगर मान लो मुझे चाहिए होता कि 4 से 4' वाला पॉइंट यहाँ आता, मतलब इतना यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एडिशनल कूलिंग चाह रहा होता, उस केस में ज्यादा कूलिंग के लिए ज्यादा फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, कम कूलिंग के लिए कम मास ऑफ फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। तो कितना मास ऑफ इवेपोरेटिव फ्लूइड, मतलब इवेपोरेटर के अंदर जो फ्लूइड भरा गया है उस फ्लूइड का कितना मास हमें रखना है वो डिपेंड करता है कि हम कितना हीट उस इवेपोरेटर में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो QE इज द टोटल हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड इन इवेपोरेशन। नाउ दिस T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक, कितना आपका फ्लाइट का टाइम कितना है, मतलब कितनी देर तक आप कूल करना चाहते हो। जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतनी देर तक ही हम रेफ्रिजरेशन करना चाहेंगे और कूलिंग करेंगे। तो T is the time of flight and HFG is the enthalpy of evaporating fluid। मैंने आपको बताया कि there is a wide range of evaporative fluid which can be used in that evaporator, है ना। हम ईथर यूज कर सकते हैं, दूसरे भी रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर रेफ्रिजरेंट के लिए लेटेंट हीट अलग अलग होगा। मतलब सपोज कोई फ्लूइड A है तो वो हो सकता है 200 किलो जूल्स पर आवर लेके इवेपोरेट हो जाए। कोई फ्लूइड B है तो वो हो सकता है 300 किलो जूल्स पर आवर लेके वो इवेपोरेट हो। तो अलग अलग फ्लूइड के लिए ये लेटेंट हीट अलग अलग होगा और यही लेटेंट हीट एंथैल्पी है। तो टोटल मास कितना चाहिए इक्वल्स टू Q × T/HFG। ये M × HFG जो है वो एंथैल्पी की टोटल हीट के ही बराबर होता है ना। तो ये इक्वेशन सिंपल है। एक थंब रूल ये कहता है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 45 मिनट से कम है, मतलब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 45 मिनट से कम है तो इन दैट केस आप सिर्फ इवेपोरेटर से ही काम चला सकते हो। मतलब आपको अलग से कूलिंग चैम्बर में कूल करने की जरूरत नहीं।
या फिर सिर्फ आप कूलिंग चैम्बर से भी काम चला सकते हैं। खैर उस डिटेल में अभी हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज के टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सीओपी हम कैसे निकालते हैं, सीओपी कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने देखा मास ऑफ एयर हम कैसे निकालते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा कि पावर रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं। और ये एक अलग से हम लोगों ने देखा कि इवेपरेटर अगर हम लगा दें तो क्या चेंज आएगा हमारे सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और टीएस डायग्राम में क्या चेंज आएगा, और उस इवेपरेटर में जो फ्लूइड भरा जाएगा उसका मास कैसे कैलकुलेट करना है। तो इतना आज के लेक्चर का पार्ट था। अब एक और चीज जो आपको बतानी है, अभी तक जो हम लोगों ने साइकिल देखा है वो है आइडियल साइकिल। आइडियल साइकिल कहने का मतलब है कि इसके सारे प्रोसेसेस आइडियल प्रोसेस हैं। आइडियल प्रोसेस कहने का मतलब है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको हम एज्यूम करके चल रहे थे, जो कि 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा था, वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली अचीव कर पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ये आप सब लोग जानते हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक इज अ हाइपोथेटिकल फेनोमेना और अ हाइपोथेटिकल थिंग टू अचीव। तो कोई भी प्रोसेस यूनिवर्स में परफेक्टली रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक नहीं हो सकता। तो ये जो 1 से 2 या 2 से 3 का जो प्रोसेस है उसको हम आइडियल केस में ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक मान के चल रहे थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये साइकिल वर्क करता है तो उस केस में 1 से 2 तक या 2 से 3 तक का जो प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा होता है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रियल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल तो ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो जो आइडियल साइकिल से डिफरेंट हो। तो इस साइकिल में क्या होगा, 2 से 3 तक जो हमने परफेक्टली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एज्यूम किया है वो आइसेंट्रोपिक ना होने की बजाय उसका एंट्रोपी बढ़ने वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, तो 2 से 3 तक का जो कर्व हमने ऐसा वर्टिकल लाइन एज्यूम कर लिया था टीएस डायग्राम में, वो कर्व एक्चुअल में आगे की तरफ इंक्लाइंड होता है और ये 3 पॉइंट की बजाय एक्चुअल में हमें 3 डैश पॉइंट मिलता है। तो अगर इस रीजन में आप देखोगे तो ये जो शेडेड एरिया है इतना कंप्रेसिव हो, क्योंकि 2 से 3 तक के बीच में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, जो हम अलग से मेन कंप्रेसर लगा के कर रहे हैं। तो 2 से 3 तक के बीच वाले प्रोसेस में, मतलब कंप्रेशन वाले प्रोसेस में अगर एक्चुअली हम देखें तो हमें कंप्रेसर को ये शेडेड एरिया जितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। पहले ये कंप्रेसर कितना वर्क कर रहा था, पहले कंप्रेसर वर्क कर रहा था MCP T3 - T2, है ना। अब ये आइडियल था, लेकिन एक्चुअल में कंप्रेसर वर्क कितना कर रहा है, MCP T3 - T2। तो T3 की वैल्यू ऑब्वियसली T3 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि T3 - T2 मतलब T3 और T2 का जो डिफरेंस आएगा वो T3 और T2 के डिफरेंस से ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो कंप्रेसर वर्क करता है वो आइडियल केस में किए जाने वाले वर्क से ज्यादा होता है। तो एक्चुअल वर्क ऑफ द कंप्रेसर इज मोर देन द वर्क ऑफ कंप्रेसर आइडियल इन आइडियल केस। तो ये ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसको जितना काम किया जाना चाहिए था उससे वो ज्यादा काम कर रहा है। मतलब जितना उसको वर्क इनपुट दिया जाना चाहिए था उससे ज्यादा वर्क कंजम्पशन कर रहा है वो। इसका मतलब है कि वो 100% एफिशिएंट नहीं है। तो कितना एफिशिएंट है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम कंप्रेसर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी इज वर्क ऑफ कंप्रेसर, आइडियल वर्क ऑफ कंप्रेसर डिवाइड बाय एक्चुअल वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो आइडियल वर्क ऑफ कंप्रेसर कितना है, MCP T3 - T2, और एक्चुअल कितना है, MCP T3 - T2। इन दोनों ही केस में M सेम रहेगा क्योंकि एयर का रेशियो सेम है और CP भी सेम है दोनों केस में। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर आ जाएगा T3 - T2 अपॉन T3 - T2। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा जब प्रैक्टिकल साइकिल में और आइडियल साइकिल में। इन आइडियल साइकिल it was just 2 to 3, while in practical cycle this curve is 2 to 3 instead of 2 to 3। तो यहाँ पे एक चेंज आ रहा है। एक दूसरा चेंज आएगा एक्सपेंशन में, क्योंकि कंप्रेशन भी हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक मान के चल रहे हैं और एक्सपेंशन 4 से 5 भी हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक मान के चल रहे हैं आइडियली। बट इन एक्चुअल साइकिल
this expansion as well as this compression both will not be perfectly reversible and adiabatic. तो 4 से 5 के बीच में भी हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी बजाय कांस्टेंट रहने के। तो ये जो 4 से 5 वाला कर्व है वो भी स्लाइटली राइट की तरफ झुका हुआ होगा। तो इस केस में 4 से 5 के बीच में नाउ इन बिटवीन 4 to 5 वी नीड नॉट सप्लाई एनी वर्क। ये 4 से 5 के बीच में कौन सा डिवाइस माउंटेड था, अगर आपको लेआउट याद होगा तो 4 से 5 के बीच में एक्सपेंडर टरबाइन लगा हुआ था, है ना। ये 4 से 5 वाला रीजन है जहां पे एक्सपेंडर टरबाइन लगा है। तो एक्सपेंडर टरबाइन मतलब टरबाइन को हम वर्क इनपुट नहीं दे रहे बल्कि टरबाइन हमें वर्क आउटपुट दे रहे। तो 4 से 5 के बीच में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब जितना वर्क आउटपुट टरबाइन को देना चाहिए था उसमें से कुछ वर्क आउटपुट जो है वो एंट्रोपी बढ़ने में खर्च हो गई। इसका मतलब है टरबाइन जितना एफिशिएंटली वर्क आउटपुट दे सकता था उतना एफिशिएंटली वो वर्क आउटपुट नहीं दे रहा है। मतलब टरबाइन जो है वो इस शेडेड एरिया के जितना कम वर्क आउटपुट दे रहा है। आइडियली टरबाइन को वर्क आउटपुट देना चाहिए था MCP T4 - T5, लेकिन टरबाइन जो वर्क आउटपुट दे रहा है वो है MCP T4 - T5 तो इस बार या टरबाइन या एक्सपेंडर, तो एक्सपेंडर की एफिशिएंसी हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क सप्लाइड बाय टरबाइन डिवाइड बाय आइडियली मतलब आइडियल वर्क दैट कुड हैव सप्लाइड बाय द टरबाइन। तो ये एक्सपेंडर की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब इन दोनों एफिशिएंसीज में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे यहाँ आइडियल ऊपर है, एक्चुअल नीचे है, जबकि यहाँ एक्चुअल ऊपर है, आइडियल नीचे है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो कंप्रेसर था वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो इसको इसको आइडियली जितना लेना चाहिए था उससे ज्यादा लेना है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम होगी। टरबाइन जो है वो या एक्सपेंडर जो है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो इसको एक्चुअल में जितना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था, मतलब सॉरी आइडियली जितना उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था उससे कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल अपॉन आइडियल हमने रखा। तो एक्सपेंडर एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडर इक्वल्स टू T5 - T4 डिवाइड बाई T5 - T4। तो ये आपको ध्यान रखना है, T5 - T4 इन केस ऑफ एक्सपेंडर और T3 - T2 डिवाइड बाई T3 - T2 इन केस ऑफ there is a mistake, no? There is slight mistake. You should correct it. Here it should be 3 हाँ, ये नहीं आएगा। So I don't know how to erase this. Let me find out some. क्योंकि ये होना चाहिए करेक्ट। तो इट इज स्टिल इनकरेक्ट। एक और बार मेहनत कर लेते हैं। और यहाँ T5 - T4 मतलब आप इसमें से एक्सप्रेशन में से देख लेना एक्चुअल अपॉन आइडियल होना चाहिए। तो T5 - T4 T5 - T4 इसमें गड़बड़ है। एक्चुअल है T5 गलत जगह पे हम सुधार लिए। एक्चुअल है ये होना चाहिए T5 T5 और
T5 डैश माइनस T4। तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, बाद में क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से हम टरबाइन और कंप्रेसर के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स में।